Students, let me start now. Chapter 9, Comparing of Quantities, Class 8. अभी हम लोगों ने फैक्टराइज चैप्टर पढ़ा क्लास 8 में। आज हम लोग चैप्टर 9 कंपेयरिंग ऑफ क्वांटिटीज पे डिस्कस कर रहे हैं कि कंपेयरिंग ऑफ क्वांटिटीज के अंतर्गत किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, क्या फॉर्मूले का यूज होगा, किस टाइप के क्वेश्चन। तो उस समझ में आपको कुछ फॉर्मूले बताऊंगा, तो फिर आपको एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा। सबसे पहले फॉर्मूले, जैसे मैंने सबसे पहले फॉर्मूले का परसेंटेज ऑफ इंक्रीज। अब किसी भी ऐसे कह दिया है कि आपने कोई मान लीजिए थोड़ी एग्जाम्पल के लिए बेटा, तो आपने इस डस्टर को 10 रुपए में खरीदा और इसमें 2% की वृद्धि हो गई, यानी 10 रुपए में खरीदा 2% की इसमें वृद्धि हो गई, 2% यानी वृद्धि हो गई, यानी इंक्रीज हो गया। इंक्रीज हो गया यानी 10 का 2% यानी 10 मल्टीप्लाई 2/100 कितना आएगा, जितना आया वो इंक्रीज वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज वैल्यू। अब निकाला कितना इंक्रीज वैल्यू निकालाई। अब यहाँ इनकी वैल्यू कितने रुपए की, वो कीमत पर जब वृद्धि का किसी को बेच रहे हैं वो क्या होगी, बढ़ोतरी हो जाएगी कीमत, क्योंकि उसने 2% क्या कर दी, इंक्रीज बढ़ोतरी कर दी। जब किसी भी चीज की कम, मान लीजिए 10 रुपए में खरीदा, आप 2%, 5%, 10% जितने परसेंट में वृद्धि इसमें इंक्रीज करेंगे, तो जब इन किसी और को कोई खरीद रहा है आपसे, भाई जब इंक्रीज कर रहे हैं तो बेचने के लिए इंक्रीज कर रहे हैं, तो आप जब इंक्रीज करेंगे और किसी को कोई सेल करेंगे, जो खरीदने वाला होगा उसको वह वस्तु उससे महंगी पड़ेगी, तब तो आपको प्रॉफिट होगा। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ बात हो रही थी इनकी परसेंटेज ऑफ इंक्रीज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इंक्रीज वैल्यू। इंक्रीज वैल्यू कितनी हुई अपॉन और पहले वैल्यू कितनी थी, जैसे हम कहते हैं कि पहले ये दस्तर की कीमत 10 रुपए थी, अब जाके 15 रुपए हो गई। कितनी हो गई, 15। तो अब पता लो कितने रुपए की वृद्धि हुई, 15 में से 10 घटाए तो कितना बचा, 5, यानी 5 और कितनी थी, 10। 5/10 मल्टीप्लाई 100, तो आपको पता लगे कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ। ऐसे सिस्टम को, ऐसे क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से इस टाइप से लगाते हैं। मैं एग्जांपल ही बता रहा हूं कि मान लिया 1 पेन कॉस्ट 10 रुपए, देन cost of pen 15 times the increase परसेंट। तो हमने देखा कि पहले कीमत कितने रुपए की बेटा, 10 रुपए थी, अब कितनी हो गई, 15 रुपए, यानी बढ़ हो गई। कितना बड़ा इंक्रीज वैल्यू निकाली, क्या निकाली मैंने, इंक्रीज, INCREAS, इंक्रीज वैल्यू, यानी कि 15 थी, 10 15 हो गई 10 से, तो कितना बढ़ा, 5 रुपए। कितनी बढ़ोतरी हुई बेटा, 5 रुपए। अब उधर कितने परसेंट की इंक्रीज हुआ, तो निकालने के लिए लिखेंगे परसेंटेज ऑफ इंक्रीज। कितनी थी, कितनी बढ़ोतरी हुई, 5 रुपए की। ऑर्डिनल कितनी थी, 10 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 100, 5 टू 10 टू 5, यानी कितनी की वृद्धि हो गई, 50% की वृद्धि हो गई। कितने परसेंट वृद्धि हो गई, 50%। क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसे क्वेश्चन को आप इस टाइप से लगाते हैं। दैट्स क्लियर स्टूडेंट? अब मैं दूसरा फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, वो है परसेंटेज ऑफ डिक्रीज। कैसे लगाते हैं या क्या फॉर्मूला होता है उसको समझ बेटा। डिक्रीज, DECREASE, यानी कि डिक्रीज वैल्यू। यहां पे क्या फॉर्मूला मिल जाएगा, डिक्रीज वैल्यू, डिक्रीज वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100। यहां बात करें, जैसे सपोज दैट इस मार्कर को आपने 100 रुपए का खरीदा, कितने का खरीदा, 100 रुपए का, और आपने किसी को इसको 50 रुपए में बेच दिया, तो आपको कितने परसेंट, आपकी जो पेन की कीमत है वो कितने परसेंट कम हो गई। तो हमें पता है कि आपने खरीदा कितने का था, 100, ऑर्डिनल वैल्यू कितनी होगी इसकी, 100,
बेचा आपने इसको कितने का 50 रुपीज के। 100 में से 50 सब्ट्रैक्ट किया कितना बचा 50। अब निकालना परसेंटेज ऑफ डिक्रीज, कितने परसेंट का डिक्रीज हुआ, यानी 50/100 मल्टीप्लाई 100 तो डिवाइड कर देंगे, आपका 100% आंसर आएगा। जस्ट क्लियर स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस टाइप से लगाएंगे। जस्ट क्लियर, आगे देखेंगे। ये था डिक्रीज का सवाल। अब मैं आपको बताता हूं प्रॉफिट और लॉस के बारे में। किसकी बात बताता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने डालता हूं प्रॉफिट एंड लॉस। क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस, समझना कौन बेटा। सबसे पहले आपको दो चीजें इंफॉर्मेशन चाहिए। सबसे पहले आपको कॉस्ट प्राइस के बारे में जानकारी चाहिए। एक होता है सेलिंग प्राइस, अब कॉस्ट प्राइस बोले तो सीपी। कॉस्ट प्राइस का शॉर्ट फॉर्म होता है, वो होता है सीपी और इसका होता है एसपी। अब समझने वाली बात है, गौर से समझने बेटा क्या होता है। कॉस्ट प्राइस किसे बोलते हैं, मैं आपको समझा रहा हूं। द अमाउंट फॉर विच आर्टिकल बी बॉट, जो वस्तु खरीदी जाती है उसको कॉस्ट प्राइस। यानी कि हमने कहा इस पेन की कीमत 10 रुपए है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी कॉस्ट प्राइस। क्या हो जाएगी बेटा कॉस्ट प्राइस, क्योंकि इसकी जो कीमत है वो 10 रुपीज है। सामने मेरा फ्रेंड है, उसको मैं बेच रहा हूं तो वो हमसे खरीदेगा, तो मैं बेच रहा हूं तो मेरी जो मैं उसको बेचूंगा वो तो मुझे सेलिंग प्राइस प्राप्त होगी, लेकिन वो खरीदा उसकी क्या हो जाएगी कॉस्ट प्राइस। मैंने कहा कि ये 10 रुपए का है, जब मैं किसी से लाया तो मेरे लिए 10 रुपए है, ये मेरे लिए कॉस्ट प्राइस का काम करेगी। समझना कौन बेटा, मैंने किसी से पेन को खरीदा 10 रुपए का, तो ये मेरी कॉस्ट प्राइस होगी। उसने मुझे जो बेचा उसकी वो सेलिंग प्राइस थी कि उसने मुझे 10 में बेचा। उसने भी किसी से खरीदा होगा तो उससे सस्ता खरीदा होगा, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी कोशिशवर प्रॉफिट के लिए ही वर्क करता, कोई भी धंधा करता है, बिजनेस करता है, वो प्रॉफिट के लिए करता है। यहाँ प्रॉफिट और लॉस की बात चल रही है, मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग ही एग्जांपल्स क्लियर करूंगा। तो मैं बात कर रहा था कि आपने इस पेन को 10 रुपए में खरीदा, देन आपने सामने वाले को 10 रुपए में, सॉरी 20 रुपीज में बेच दिया। 10 में खरीदा 20 रुपीज में बेच दिया, तो जो सामने वाला बंदा है उसको जो 20 रुपए उसकी कॉस्ट प्राइस होगी, लेकिन आपके लिए क्या हो जाएगी वो, या मेरे लिए वो सेलिंग प्राइस का काम करेगी। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, यानी कि कैसे पता चलेगा, इस चीज को डिस्कस करते हैं। मैंने कहा कॉस्ट प्राइस कितनी थी आपकी 10 रुपए की, और सेलिंग प्राइस जो हो गई बेटा वो आपकी 20 रुपीज हो गई। अब हमने देखा कंडीशंस के अकॉर्डिंग कि एसपी ग्रेटर देन सीपी, अगर इफ एसपी ग्रेटर देन सीपी, यानी कि ये सेलिंग प्राइस की कॉस्ट, जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो, उस कंडीशन में, उस सिचुएशंस में हमेशा एंड ऑलवेज प्रॉफिट होता है, यानी कि गेन होता है। दूसरा नाम इसका गेन भी होता है और प्रॉफिट भी बोलते हैं। हमें प्रॉफिट हुआ, अब प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ये भी बता दीजिए। प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, कि आपने कितने का खरीदा कितने का बेचा तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ। इफ यदि सीपी एक 20 रुपीज हो, एसपी 10 रुपीज हो, उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में आपको हम क्या देखते हैं, जो सीपी है वो ग्रेटर देन है एसपी से, तो आपको लॉस होगा। क्या होगा बेटा लॉस। लॉस मीन्स क्या होता फॉर्मूला सीपी माइनस एसपी, ये तो लॉस फॉर्मूला। अब मैं इसको फॉर्मूला बता, आपको मैंने एक्सप्लेन किया, अब मैं इसको लिखता हूं, समझिएगा। हमारा डेफिनेशन वगैरह है, मैं आपको डॉक्यूमेंट के माध्यम से आपको भेज दूंगा बेटा, तो आप इसको समझिए क्या मैं बता रहा था। आपको कॉस्ट प्राइस समझ में आई कि जो वस्तु खरीदी जाती है, बॉट की जाती है, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस होती है।
जो वस्तु बेची जाती है, जिस कीमत पे बेची जाती है, वो आपकी सेलिंग प्राइस कहलाती है। तो आपकी ये दो चीज समझ आ गई। अब यहाँ बात हो रही थी प्रॉफिट और लॉस की। तो प्रॉफिट पता कैसे चलेगा कि प्रॉफिट हुआ, जब प्रॉफिट निकालना हो तो फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि एसपी ग्रेटर देन सीपी होगा, तभी आपको प्रॉफिट होगा। क्लियर? अब लॉस की बात हो रही है बेटा, तो लॉस कब होता है समझिएगा। लॉस सीपी माइनस एसपी। आपको आपकी सी कंडीशन क्या होती है? सीपी ग्रेटर देन एसपी होगा, यानी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ी होगी तो आपको लॉस होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? आज बात सभी लोगों को समझ में आ रही है कि लॉस के निकालने का फॉर्मूला क्या होता है और प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी क्या होती है और सीपी क्या होती है। अब अगली चीज आती है ओवरहेड चार्ज। समझिएगा बात से, ओवरहेड चार्ज। ओवरहेड चार्ज का कैसे पता चलेगा? माने कि मैंने इस व्हाइट बोर्ड को 100 रुपए में खरीदा, इस व्हाइट बोर्ड को मैंने 100 रुपए में खरीदा, किसी से पुराना खरीदा। इसकी कुछ रिनोवेशन कराने में, मतलब कुछ इसकी जो टूट डेंटिंग पेंटिंग या इसकी कुछ बाइंडिंग वगैरह उखड़ी थी, उसको डेंटिंग कराने में मैंने 50 रुपए खर्च कर दिए। तो आपने सामने वाले से तो 100 में खरीदा, 50 रुपए और आपको लगानी पड़ी, तो अब इसकी कीमत कितनी हुई? 150, क्योंकि आपने 100 रुपए उसको दिए, 50 आपने मिस्त्री को दे दिए, तो कितना हुआ? 100। यानी कि अब आपकी बोर्ड की जो सीपी होगी वो आपकी कहलाएगी 150। ऐसी ही कंडीशन को ओवरहेड चार्ज बोला जाता है। ओवरहेड चार्ज निकालने का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस प्लस एक्स्ट्रा अमाउंट। जो होता है एक्स्ट्रा अमाउंट। ओवरहेड चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस, यानी जो ओल्ड कॉस्ट सीपी थी उसमें जितना आपने एक्स्ट्रा खर्च किया है वो आपका इसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो आपका ओवरहेड चार्ज निकलेगा, यानी न्यू सीपी, उसको बोल सकते हैं न्यू सीपी प्राप्त होगी। क्लियर? अब आता है प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल, फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100%। अगर लॉस निकालना हो, लॉस परसेंटेज, तो फॉर्मूला होगा लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100%। इसके अलावा कुछ और जनरली फॉर्मूले होते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है और आपको जो प्रॉफिट है वो परसेंटेज में पता हो और सीपी पता हो, तो कैसे निकालते हैं? सीधा फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी। कब? जब हमें सीपी और प्रॉफिट परसेंटेज पता हो, तब इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर सीपी निकालना हो तो फॉर्मूला होता है 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई एसपी। क्या होता है? 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई एसपी। अब एसपी निकालना है, लेकिन हमें क्या है कि लॉस में पता है, तो फॉर्मूला होता है 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी। अगर सीपी निकालना हो तो फॉर्मूला हो जाएगा 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाई एसपी।
ये कुछ फॉर्मूले थे जो मैंने आपको बताए, आप इनको नोट कर लीजिएगा क्योंकि मैं इसके आगे जो फॉर्मूले हैं उस पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्लियर स्टूडेंट्स, आप इनको नोट कर रहे हैं ना? ये आपका चैप्टर का इंट्रोडक्शन चल रहा है, आप बहुत ध्यान समझिएगा। आपको प्रॉफिट पता चल गया, आपको लॉस की इंफॉर्मेशन हो गई, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाले वो बताया मैंने आपको, लॉस परसेंटेज निकाल कैसे निकाला जाता है। अगर डायरेक्टली आपको एसपी निकालना, प्रॉफिट परसेंटेज और सीपी पता हो तो निकाल सकते हैं, अगर लॉस परसेंटेज पता हो सीपी पता हो तब भी आप निकाल सकते हैं। इस कंडीशन में वो फॉर्मूला आपको बता दिए। अब चलते हैं अगला टॉपिक है जो मेरा, उस पे चलते हैं। क्या कह रहा है अगला टॉपिक? अब आता है डिस्काउंट की बारे बात। क्या की बात होती है? डिस्काउंट। समझेंगे कौन सा बेटा? डिस्काउंट डिस्काउंट क्या होता है वो समझेंगे बेटा। सबसे पहले डिस्काउंट में आपको कुछ चीजें जानकारी होनी चाहिए। अब समझिए और बेटा, मैं डिस्काउंट की बात कर रहा था। सबसे पहले आपको बता रहा हूं कि आपको मार्क प्राइस की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मार्क प्राइस क्या होती है? द प्राइस मार्केट या प्रिंटेड ऑन द आर्टिकल्स, यानी इस मार्कर में कोई कीमत अंकित होगी। सब देखते हैं इसमें कितने अंकित है, मैं देखता हूं आपको। इसमें लिखा है 25 रुपीज, यानी कि इसमें जो प्रिंटेड वैल्यू है वो 25 रुपीज है। ये आपकी क्या है? मार्क प्राइस। प्रिंटेड की हुई या जो मार्क की गई वस्तु का जो मूल होता है उसको मार्क प्राइस यानी कि एमपी कहा जाता है। इसी को लिस्ट प्राइस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस, इसी को ही बोला जाता है। तो मैंने आपको मार्क प्राइस बताया, अब आता सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है कि द प्राइस आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस इज नोन एज द सेलिंग प्राइस। कहने का तात्पर्य है कि आपने इस वस्तु की जो कीमत मैंने आपको बताई है 25 रुपीज की थी, मैंने आपसे कहा मैं आपको 2% या 5% का डिस्काउंट दिया। सबसे पहले निकालिए आपको डिस्काउंट कितना मिला। तो 25 का 5% निकालेंगे तो 25 मल्टीप्लाई 5/100 यानी 125/100 यानी 1.25, 1 रुपये 25 पैसे का लगभग डिस्काउंट मिला। तो जो डिस्काउंट मिला आप उससे माइनस करेंगे। किससे माइनस करेंगे? 25 से। तो जो कीमत आपकी पड़ी वो पता चले कितने रुपए की इसकी कीमत। क्लियर? यानी कि सेलिंग प्राइस उस कीमत को कहा जाता है, उसको कहा जाता है जो आपको डिस्काउंट के बाद मिलती है, वह आपकी सेलिंग प्राइस होती है। अब निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सेलिंग प्राइस? सुनिएगा, सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है यानी कि एसपी बराबर होता है एमपी माइनस डिस्काउंट। एमपी माइनस डिस्काउंट। और डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस यानी कि एमपी माइनस सेलिंग प्राइस। अगर डिस्काउंट निकालना है तो एमपी माइनस सेलिंग प्राइस होता है। अब निकालना हो अगर डिस्काउंट परसेंटेज निकालना हो, DISCOUNT डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्काउंट अपॉन
MP मल्टीप्लाई 100%। क्लियर। अगर आपको SP निकालना हो, तो आपको डिस्काउंट पता हो, तो 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई MP डिस्काउंट परसेंटेज, यानी 100 सही में निकालना हो तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई MP। अगर MP निकालना हो तो फॉर्मूला हो जाएगा 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज मल्टीप्लाई SP। ये की डिस्काउंट के बारे में जो बात मैंने आपके जो फॉर्मूले थे वो आपको मैंने एक्सप्लेन की है, आप इनको नोट कर लीजिए। पहली बात, आपको मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस पे क्लियर हो जाए कि मार्क प्राइस क्या होती है। और एक बात सुन लीजिए, हमेशा और हमेशा तो डिस्काउंट देता है, तो शॉपकीपर डिस्काउंट देगा आपको, वो मार्क प्राइस पे देगा। जैसे सपोज दैट आप लोग मार्केट गए, आपने एक जैकेट खरीदी, उसने बताया कि जैकेट की कीमत 2000 रुपए, 2000 रुपीज है। आपने कहा ठीक है, पसंद आ गई आपको। दुकानदार कहता है सर आपको इसमें 10% का डिस्काउंट मिलेगा, 10% यानी 10%। तो 2000 का 10% निकाला तो 2000 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100, 100 से 100 खत्म, यहाँ 10 बचा, यानी 200 रुपए का डिस्काउंट मिला। कितने डिस्काउंट मिला? 200। जब 200 रुपए का डिस्काउंट मिला तो अब आपकी जो सेलिंग प्राइस यानी कि जो SP होगी, उसने जो बेचा है वो आपकी जो जैकेट आपकी पड़ी है, आपकी जो कीमत हो गई वो आपको 1800 यानी कि 1800 रुपए। यानी 1800 रुपए कैसे आई कि आपको पता था कि आपकी मार्क प्राइस कितनी थी, 2000 रुपीज। आपको डिस्काउंट भी पता चल गया कि कितने रुपए का डिस्काउंट हुआ है, 200 रुपए का हुआ। आपने उससे सब्ट्रैक्ट कर दिया, आपको पता चल गया उसने जो जैकेट आपको बेची है, आपने जो खरीदी वो आपकी कॉस्ट प्राइस होगी, लेकिन उसने जो बेची उसकी सेलिंग प्राइस होगी। सेलिंग प्राइस उसकी 1800 रुपए, लेकिन आपकी कॉस्ट प्राइस भी 1800 रुपए होगी। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर ना? अब चलते हैं टैक्स पे। कहां पे चलते हैं बेटा? टैक्स क्या होता है समझेंगे बेटा, टैक्स के बारे में। इसको लिस्ट करते हैं। मैं आपको बात कर रहा हूं टैक्स के बारे में। क्या की बात कर रहा हूं? टैक्स। समझिए बेटा कि टैक्स क्या होता है, बहुत ध्यान समझेंगे। मैंने आपको जो भी चीज बता रहा हूं बहुत क्लियरिटी बता रहा हूं, तो आपको हर चीज सीखना है। टैक्स क्या होता है? टैक्स इज अ मैंडेटरी फी। टैक्स इज अ मैंडेटरी फी imposed open and individual corruptions by central government and state government to help build the economy of the country by the meeting various public express taxes and broadly divided two category। आप समझिए क्या होता है। मैं आपसे टैक्स की बात कर रहा हूं। टैक्स यानी कि कर। टैक्स मीन्स होता है कर। कर क्या होता है कि जो हमारी संसार की जो इकोनॉमी चल रही है, जैसे मान लीजिए आपके देश में प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, तो प्राइम मिनिस्टर के पास कोई खजाना नहीं खुला है कि आपकी सड़कें बना रही है, रोड दे रही है, पब्लिक स्कूल सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, आपके ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, इस सारी चीजों जो व्यवस्था होती है आपके हॉस्पिटल में भी देखिए, आपके एजुकेशन सेक्टर में देखिए, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में देखिए, कहीं भी देखिए, जहां जहां सरकार कार्य करती है वो पैसा कहां से आता है? सबसे पहला पॉइंट, वो पैसा कहां से आता है? आप ये सोचते हैं टैक्स अभी से लागू हुआ? जी नहीं, टैक्स हमारे अंग्रेज जमानों से भी चलता था। लेकिन क्या होता था, राजा महाराजाओं के जमाने में टैक्स लगता था। क्या होता था कि जब सबसे पहले मैं आपको बहुत डीपली बता रहा हूं कि टैक्स
जब राजा महाराजा हमारे जो पूर्व थे वो टैक्स कैसे लेते थे, उसको बोलते थे लगान। क्या बोलते थे? लगान। लगान यानी कि जो अब जब राजा है तो उसको, राजा का कार्य क्या होता है? उसकी प्रजा की देखभाल करना। यानी कभी कोई हमला होता है या कोई बीमार होता है या कोई आपदा आती है, कोई प्राकृतिक आपदा, दैवीय आपदा या किसी भी तरह की कोई सिचुएशन खड़ी होती है, तो उस राजा का दायित्व होता है उस अपनी प्रजा को ध्यान रखना। तो राजा कहां से लाएगा पैसा? राजा के कोई घर में खजाना खुला नहीं था। तो क्या करती थी वो राजा, अपनी प्रजा पे कुछ कर लगाती थी, सालाना कर। यानी जैसे उस समय पैसे ज्यादा चलते नहीं थी, कहीं गेहूं ले लिया किसी से, कभी दाल होती थी, जहां जैसा होता था उस प्रकार से कर के रूप में वो लेते थे। कोई पैसे सिक्के चलते थे, सिक्के लेने लगी। सेंट जब आपके अंग्रेज आए तो अंग्रेज के जमाने में टैक्स लगता था, उस समय भी लगान लगती थी। क्या लगती थी? जो अनाज खेत, जैसे आप अनाज नहीं, टैक्स नहीं चुका पाती थी, आपकी अंग्रेज जमीन हड़प लेती थी, तो अंग्रेज ने जो अपने देश में गुलामी का जो ठप्पा जमा लिया था ऐसे ही, क्योंकि पहले लोग टैक्स नहीं चुका पाते, क्योंकि इतनी आमदनी नहीं थी तो टैक्स नहीं चुका पाती, तो अंग्रेज उसको क्या कर लेते? अपने अंडर में कर लेते थे। वही चीज को नाम परिवर्तन करके टैक्स दे दिया। टैक्स मतलब किसी भी संसार या देश को चलाने के लिए जो इकोनॉमी की जरूरत पड़ती है, उसको टैक्स से ही प्राप्त होती है। टैक्स होते हैं दो प्रकार के, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वह टैक्स होता है जो आपको पता के लिए जाए, यानी कि जैसे आप नौकरीदाता, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, सेंट्रल जॉब में हैं या स्टेट जॉब में हैं, तो आपको अपनी आमदनी का टैक्स देना पड़ता है। तो वो तो आपको पता है कि हमें आपको टैक्स देना है, आपकी सालाना टैक्स है, आप इससे ज्यादा कमाते हैं तो आपको टैक्स लगेगा, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जैसे आप मार्केट से बिस्किट लाए, साबुन लाए, बैग लाए, क्लॉथ लाए, कपड़े लाए, कुछ भी लाए, आपकी उसमें टैक्स इंक्लूड था, लेकिन आपको पता नहीं है टैक्स तो ऑलरेडी उसमें इंक्लूड था। ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशंस को हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। यानी कि टैक्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे होते हैं डायरेक्ट टैक्स, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। आई भाषा में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात आता है। आपको मैंने डायरेक्ट टैक्स क्या होता है वो आपको मैंने क्लियर कर दिया, इनडायरेक्ट के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब चलते हैं जीएसटी, इसी की बात आई है जीएसटी। पहले तो आपको पता हो जीएसटी क्या होता है, जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी, इस सारी चीज की वजह से कौन सी मैं आपको बता रहा हूं। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी की जो शुरुआत, जीएसटी जो इंप्लीमेंट किया गया था, एक क्वेश्चन बनता है कि जीएसटी का जो इंप्लीमेंट हुआ था implement on 1 जुलाई 2017। इसका जो इंप्लीमेंट किया गया था वो 1 जुलाई 2017 को किया गया था। यहां बात हो रही थी जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी टैक्स आपको पता था दो प्रकार का लगता था, एक डायरेक्ट टैक्स लगता था, एक इनडायरेक्ट टैक्स लगता था। अब क्या कर दिया है कि एक जीएसटी कानून लाए 2017, सन 2017 1 जुलाई 2017 को नरेंद्र मोदी ने एक जीएसटी के बारे में जो घोषणा की थी, जीएसटी लगेगा।
जीएसटी का मतलब कि जैसे आपने या कुछ कोई सामान आया, बाहर से आया तो आपको स्टेट टैक्स देना पड़ा, इसके बाद आपको सेंट्रल टैक्स देना पड़ा, इसके बाद और सारे टैक्स लगे, ये आपके गुड्स टैक्स यानी वाहन व्हीकल टैक्स, सबको मिला के एक टैक्स जो इंक्लूड कर दिया, उस ऐसे टैक्स को ही गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जाता है। इसका नाम रखा गया जीएसटी। क्या रखा गया? जीएसटी। जीएसटी होती है 2 टाइप की, अब सुन लीजिए। एक होता है एसजीएसटी और दूसरा होता है सीजीएसटी। एसजीएसटी बोले तो स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स, तो सीजीएसटी बोले तो सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, यानी कि जो सेंट्रल द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट की जाती है वो सीजीएसटी के अंदर जाती है। जो एसजीएसटी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट की जाती है, उसको बोलते हैं एसजीएसटी। क्लियर स्टूडेंट? अब सुन लीजिए, कुछ स्लैब्स दिए गए हैं। जो जीएसटी की स्लैब्स है वो 5, सबसे जो न्यूनतम टैक्स रखा गया है वो 5%, फिर 12%, 18% और 28%। सबसे हाईएस्ट जो टैक्स है वो 28% है। उसमें कुछ आर्टिकल्स है, कुछ सामान है, उसको भी विभाजित किया गया है। जैसे 5% के अंदर रखा गया फ्रोजन वेजिटेबल्स, फ्रूट, बैलेंस व्हीट डाइट, फ्लोर, कॉटन फाइबर और 500 से नीचे फुटवियर, इसको 5% टैक्स लगेगा। 12% में बटर, चीज, ड्राई फ्रूट्स, आपका फोन्स, आयुर्वेदिक मेडिसिन, इनको 12% की टैक्स में रखा गया। 18% स्लैब्स में क्या रखे? बिस्किट है, फुटवियर है, जो जिसकी कीमत 500 से ऊपर, 500 से ऊपर हो। हेयर एंड ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, इसमें टैक्स लगता है आपका 18%। इसके बाद 28% टैक्स आता है एलईडी टीवी, एसी, कार, टूथपेस्ट प्रोडक्ट एंड सीमेंट, इन पे 28% का टैक्स लगता है। तो आपको मैंने बता दिया कि जीएसटी क्या होता है, जीएसटी कितने प्रकार की होती है, टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट के माध्यम से डाला है, आप उसको नोट कर लीजिए। ये आपका इंट्रोडक्शन था कंपेयरिंग ऑफ क्वांटिटीज का, जो मैंने एक्सप्लेन किया। अब हम लोग चलते हैं लेट्स कॉल पे, उसमें समझेंगे। क्लियर स्टूडेंट? थैंक यू, गुड बाय।